ठीक है जी, हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इंपॉर्टेंट एरिया लेकिन छोटा सा एरिया है। एग्जाम में ये एरिया जो है आपको पास करने के लिए दिया गया है। अगर आप इस एरिया को कर जोगे पेपर आपका पास हो जाएगा। बड़ा आसान सा, बड़ा छोटा सा, बड़ा नन्हा मुन्ना सा एरिया है और सबसे आसान चैप्टर जो पूरी किताब में लगता है वो इम्पेयरमेंट ही है। इम्पेयरमेंट के सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। लाइक आपको कैरिंग वैल्यू निकालनी है, आपने रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है और वो रिकवरेबल अमाउंट निकालने के बाद आपने इम्पेयरमेंट की एंट्री पास करनी होती है। इम्पेयरमेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है? इम्पेयरमेंट का लफ्जी मतलब क्या होता है? अगर आप उसको तर्जुमा करें, उर्दू में तर्जुमा करो। कभी आपने सुना हुआ है जिंदगी में कहते हैं जी ये बंदा इम्पेयर्ड हो गया, ये मेंटली इम्पेयर्ड हो गया है, ये फिजिकली इम्पेयर्ड है। नाम सुना होगा आपने, खराबी। यस, इसका लफ्जी मतलब होता है कि किसी भी चीज में खराबी, नुक्स आ जाए ना, वो हमारा क्या होता है? इम्पेयरमेंट कहला रहा होता है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि एसेट्स की वैल्यू में सडन डाउनफॉल जो है वो हमारा इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स कहलाता है। अक्सर बच्चे जो हैं वो इस चीज को कंप्रीहेंड नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब उन्हें कहा जाता है ना इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि एसेट्स की वैल्यू में कमी आना, तो वो डिप्रिसिएशन को और इम्पेयरमेंट को मिक्स कर देते हैं। डिप्रिसिएशन हो गई और इम्पेयरमेंट हो गई कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते, दोनों बड़े सेपरेट और बड़े डेडिकेटेड सेपरेट कंसेप्ट्स हैं। डिप्रिसिएशन क्या होती है कि सिस्टमैटिक वे से हम एसेट्स की वैल्यू में कमी लेके आ रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैटर्न। उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन में वेयर एंड टेयर इन्वॉल्व होती है, यूजेज का पैटर्न इन्वॉल्व होता है, हम एसेट्स को यूज कर रहे होते हैं, हम एसेट्स को डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है। इम्पेयरमेंट में ऐसा नहीं होता। इम्पेयरमेंट में ऐसा नहीं होता। इम्पेयरमेंट क्या होती है? ऑल ऑफ सडन होती है। यहाँ इसके इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं हमारे पास। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का पेपर में आ सकता है। आपको पता है ना, आई कैप में आपकी 10 नंबर की FR 1 में थ्योरी वाली जो है वो आपको आ सकती है। 10 नंबर की थ्योरी आपको आई कैप में आ सकती है, तो उसमें से ये क्वेश्चन भी जो है वो आपसे थ्योरेटिकल पूछ सकता है एग्जामिनर। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड कि दोनों में फर्क क्या होते हैं। आपके पास एक व्हीकल है, एक गाड़ी है बिजनेस में, आप उस गाड़ी को बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हो, उसको बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिसे से यूज कर रहे हो उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, वैल्यू में कमी आ रही है तो क्या करोगे आप? उसको डेप्रिशिएट कर रहे हो। लेकिन आप गाड़ी लेके जा रहे हो और गाड़ी का हो जाए अचानक से एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट की वजह से जो कमी आई है मार्केट वैल्यू में वो क्या कहलाएगी? इम्पेयरमेंट कहलाएगी। बिकॉज एक्सीडेंट क्या हुआ है, वो ऑल ऑफ सडन हुआ है, वो सिस्टमेटिकली उसकी जो तमाम फैक्टर्स थे वो इन्वॉल्व नहीं थे। तो इस एक्सीडेंट की वजह से जो वैल्यू में कमी आ रही है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपकी इम्पेयरमेंट कहला रही होगी। लेकिन जो आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो बिजनेस की, हर साल उसको लेके चल रहे होते हो, तो वो आपके क्या कहला रही होती है? डेप्रिसिएशन कहला रही होती है। दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर है? दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? तो अब आपने क्या करना है, आपने इस इम्पेयरमेंट को लेके चलना है और देखना है इसमें क्या होता है और क्या क्या जिसमें इन्वॉल्व है उनको आपने देखना है। इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव इन योर स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक्स का कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कुछ इंडिकेटर्स देखेंगे, रिकवरेबल अमाउंट की मेजरमेंट, और आपको एंड पे इस पूरे चैप्टर की एक समरी दे दूंगा, वो समरी आपने याद करनी है। इम्पेयरमेंट आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम IAS 36 जो हमारा स्टैंडर्ड है जो इम्पेयरमेंट से डील कर रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव कहते हैं मकसद। इसके मकसद की बात करें वो क्या है कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं, जितने भी हम एसेट्स को डील कर रहे हैं, इसका मकसद है वो एसेट्स की जो कैरिंग वैल्यू है वो उनकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेट्स हमेशा रिकवरेबल अमाउंट तक ही क्या होने चाहिए? कैरी होने चाहिए। रिकवर ना हो कि एक एसेट आपने किताब में रखा हुआ है 1000 रुपए का और आपको उस एसेट से उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमाउंट रियलाइज हो सकती है 700,
तो आप उसको 1000 का रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो IAS 36 का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एसेट्स को रिकवरेबल अमाउंट पे क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, ये है। आपकी किताब के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनमें से 2 स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसके स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक IAS 36 का स्कोप बहुत इम्पोर्टेंट है, एक IAS 40 का स्कोप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। स्कोप कहते हैं दायरा कार को। ये थ्योरेटिकली भी पूछ सकते हैं आपसे और ये सवाल के अंदर भी इसकी क्या हो सकती है, एडजस्टमेंट वगैरह गिवन की जा सकती है आपको। तो ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड है जिसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कोप का मतलब क्या है कि इसमें हमने देखना है कौन कौन सी चीजें जो हैं इसमें वैलिड हैं, या किन किन जगहों पे किन किन एरियाज पे IAS 36 अप्लाई हो रहा होगा और किन किन एरिया में IAS 36 बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा होगा। कहता है जी IAS 36 अप्लाइज टू अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल एसेट्स। जितने भी हमारे बिजनेस में एसेट्स होंगे सबके ऊपर अप्लाई होगा एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनके अलावा। पहले आती हैं इन्वेंट्रीज, वो तमाम इन्वेंट्रीज जो IAS 2 के मुताबिक रिकॉर्ड होती हैं, बिकॉज IAS 2 के मुताबिक जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड हो रही है उनके लिए सेप्टर स्टैंडर्ड है वो डील कर रहा होता है। इसके अलावा जब आप IFRS 15 के मुताबिक अपने कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स बनाते हो उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रहा होता। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने IAS 40 पे मतलब फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर मेजर की होती है वो भी इसके स्कोप में नहीं आ रहे होते। अब ये देखो, ये इसने बात कहाँ पे बताई है ये इसने बात बताई है आपको IAS 36 में। अब IAS 40 में तो बात नहीं बताएगा आपको। अब आपको ये याद रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होंगी उन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड वैलिड नहीं होता। अब वो तमाम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रही होंगी उनके ऊपर IAS 36 अप्लाई नहीं हो रहा होगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड होगी तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। आगे जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में इसको देखते हैं। इसके अलावा जो दूसरे हमारे एसेट्स होते हैं लाइक हमारे डेफर्ड टैक्स में आते हैं, फिर हमारा ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आते हैं, या दूसरे जो हमारे एसेट्स हैं जो दूसरे स्टैंडर्ड्स में कवर्ड है वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, लेकिन इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रहा होता। ये 3 हमारे सिलेबस के स्कोप में है, हमने ये भी पढ़ना है, हम ये FR2 में पढ़ोगे और ये आप पढ़ के आ चुके होते हो, तो इनके ऊपर IAS 36 अप्लाई नहीं हो रहा होता। ये चीज जो है ये आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं है। ये स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जरा इस सवाल को जैसे भी है ये सुनना गौर से। आपको पेपर में एक सवाल आता है, आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज गिवन की जाती हैं। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वो मेजर करता है कॉस्ट मॉडल के ऊपर और दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर कर देता है वो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, और दोनों की कीमत गिरा देता है अचानक ही। तो आपने देखना है कौन सी इम्पेयर होगी और कौन सी इम्पेयर नहीं होगी। तो रिमेंबर, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड हो रही होगी उसके ऊपर इम्पेयरमेंट का कंसेप्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अब वो इस स्कोप में ही क्या करेगा, आपके साथ खेल रहा होगा। लाइक अब वो क्या करेगा, अगर ये आपके पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज को आपने एज एन इन्वेंट्री रखा हुआ है। अब प्रॉपर्टी को आपने इन्वेंट्री रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी आपका इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा होगा। अभी बात क्यों बता रहा हूँ, ये आपको सवाल में वो एरियाज हैं जो उसने अभी तक नहीं पूछे हुए और वो पूछ सकता है। लाइक आपको सवाल गिवन कर दे मल्टीपल स्टैंडर्ड्स वाला, उसमें कहते हैं कि जी आप प्लांट बना रहे हो, प्लांट बना के खुद भी इस्तेमाल कर रहे हो और प्लांट बना के मार्केट में बेच भी रहे हो। एक चीज तो बताओ मुझे, अगर प्लांट बनाते हो, खुद बिल्ड करते हो, या कोई मशीनरी बनाते हो, खुद बिल्ड करते हो, आप उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे कि नहीं करोगे? आप उसको अपना एसेट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अब आपने पहले एक मशीनरी खुद बनाई, अब आपने उसको अपने बिजनेस में अपनी फैक्ट्री में लगा दिया इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या करोगे, आप उसको अपने एसेट रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आप वही मशीनें बना रहे हो और खुद इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मार्केट में बेच रहे हो, तो वो क्या होगा, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी। अब वो जो आपने अपना एसेट रिकॉर्ड किया उसको डेप्रिशिएट भी करोगे, उसके ऊपर इम्पेयरमेंट भी चार्ज होगी, और वो जो आपने इन्वेंट्री के तौर पे मशीन रखी हुई है उनके ऊपर इम्पेयरमेंट वगैरह चार्ज नहीं हो रही होगी। अब ये देखो, ये बात आपको बता दी गई है।
अब पेपर में अभी तक ऐसी चीज टेस्टेड नहीं है, अगर वो आ जाए तो थोड़ा बहुत आप लोगों का माइंड मेरे ख्याल से इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको मेंटली तौर पर एक्टिव रहना है। ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, अब लाजमी नहीं है। अगर आप कभी भी जाए ना, आप ख़ास तौर पर 2019 के बाद 2019 के बाद 2020 और 2021 ये 5 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ोगे तो एग्जामिनर एक बात जो है वो बहुत विजिबल बता रहा है, बहुत क्लियर बता रहा है। वो एक बात के ऊपर बजिद है कि बच्चे जो हैं, बच्चे अपनी प्रैक्टिस में रिलाय कर रहे होते हैं पास पेपर्स के ऊपर, और हम पास पेपर से अगर हट के पूछते हैं तो बच्चे फेल हो जाते हैं। द प्रॉब्लम इज डैट आप न्यू एडिशनल चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते या आप उनको समझते नहीं। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि क्वालिटी क्वेश्चंस, क्वालिटी कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके टेस्ट होने चाहिए। अब कुछ डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगी, बस समझा देता हूँ कि रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है। रिकवरेबल अमाउंट लेते हैं हम दो वैल्यूज़ को। रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं हम हायर ऑफ वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दोनों को हम क्या कह रहे होते हैं, इन्हें हम रिकवरेबल अमाउंट, जो इसमें से हायर अमाउंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। फेयर वैल्यू क्या होती है, वो प्राइस जिसके ऊपर आप एसेट मार्केट में सेल कर देते हो, या वो प्राइस जब अगर जाके आप अपनी लाइबिलिटी को सेट अप करते हो तो वो आपको जो कीमत मिल रही होती है वो आपकी फेयर वैल्यू कहलाती है। वैल्यू इन यूज क्या होती है कि अगर आप एसेट को इस्तेमाल करो और जो उससे आपको कैश फ्लो हासिल हो, उस कैश फ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो आपकी वैल्यू इन यूज कहलाती है। और इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है कि अगर आपकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो जितने से कम होगी वो आपका इम्पेयरमेंट लॉस होगा। अब इम्पेयरमेंट क्या होती है या इम्पेयरमेंट हम किसे कहते हैं, कहते हैं कि एसेट उस वक्त इम्पेयर होता है कि जब उसकी कैरिंग अमाउंट को बुक वैल्यू कहते हैं। कैरिंग अमाउंट को क्या कहते हैं हम, बुक वैल्यू। और कैरिंग अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं इम्पेयरमेंट डेट, और ये नॉर्मली ईयर एंड के ऊपर हो रही होती है। इम्पेयरमेंट जो है नॉर्मली हम जो कर रहे होते हैं इम्पेयर ईयर एंड के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम जिस एसेट की भी टेस्टिंग वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उसकी कॉस्ट पकड़ते हैं, क्या उसकी कीमत है, उस वक्त तक की जो उसकी डेप्रिसिएशन होती है वो लेस करते हैं तो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू आ जाती है। ये जो बुक वैल्यू होती है जिसे बीवी कहते हैं, मतलब बुक वैल्यू कहते हैं, और जो कैरिंग वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट होती है, इसको हमने कंपेयर करना है उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट के साथ, कि जो मेरे पास आज एसेट 1000 रुपये का रखा हुआ है जिसकी बुक वैल्यू 1000 रुपया है, मैं उसमें से कितने पैसे रिकवर कर सकता हूँ। और रिकवरेबल अमाउंट में दो फैक्टर्स लेते हैं कि वैल्यू इन यूज क्या है या फेवरलेस कॉस्ट ऑफ सेल। अगर ये उसकी बुक वैल्यू जो है वो 1000 रुपया हो और उससे रिकवर सिर्फ हो पाए 600 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ख्याल से जो मैं खुश था कि भाई मेरे जो एसेट हैं उसमें से तो मुझे 1000 रुपया कीमत है, मेरे एसेट्स की वैल्यू 1000 रुपये जो मैंने किताबों पर रखी हुई है, मैं बड़ा खुश था। लेकिन क्या हुआ, मुझे लगा पता कि इनसे तो निकला सिर्फ 600 रुपया। तो अब क्या हो रहा है, मुझे कितने का नुकसान हुआ, मुझे 400 का नुकसान हुआ। तो ये 400 का नुकसान एक्चुअल में क्या होगा, इम्पेयरमेंट लॉस हमारा कहला रहा होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इम्पेयरमेंट लॉस होता है जी। अब हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट तो मैंने बता दी है, ये तो डेप्रिसिएशन के आप लोग इतने सताए होते हो कि कैरिंग अमाउंट तो आप लोगों के ख्वाब में आ रही होती है। रिकवरेबल अमाउंट में दो एलिमेंट्स होते हैं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज। इसको हम देखते हैं क्या होती है और किस तरह से इसको हम मेजर कर रहे होते हैं। ये जो ट्री है ना, ये ट्री आपने याद रखना है कि इम्पेयरमेंट कब एग्जिस्ट करती है, कि कैरिंग वैल्यू अगर ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से, इसका मतलब ये इम्पेयरमेंट एग्जिस्ट कर रही है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, इसमें से जो हायर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट है। ये तीन स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। चलें मैं इसको ना अक्सर
अपनी रेगुलर क्लासेस में समझाता हूँ कि इम्पेयरमेंट जो है ना, इम्पेयरमेंट नाम है एक बीमारी का। अगर एक इंसान बीमार हो जाए तो वो क्या करता है? मतलब एक डॉक्टर है, आज मैं जिंदगी में पहली बार डीआर लिख रहा हूं, तो डीआर का मतलब आज डॉक्टर है, नॉट डेबिट। अगर इस डॉक्टर ने इस बीमार इंसान की बीमारी की तशखीस करनी हो और इसका इलाज करना हो तो वो क्या करेगा? मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो? सबसे पहले वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास ये बंदा आया, वो सबसे पहले उसको देखेगा, उसके सिम्टम्स देखेगा। क्या देखेगा? सिम्टम्स देखेगा, मतलब देखेगा उसकी आंखें तो नहीं पीली हो रही, कहेगा आंख करो, जुबान बाहर निकालेगा, चेक करेगा, हाथ लगाएगा, उसको देखेगा, फील करेगा, फिजिकली उसके सिम्टम्स देखेगा। ऐसा ही होगा। फिर उसको टेस्ट लिख के देगा, जाओ जी ये ब्लड टेस्ट करा के आओ। ऐसे ही होगा। मतलब एक बंदे को बुखार है और रंग उसका पीला पड़ रहा है, या उसके एक एक मरीज गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इसको तो बुखार है, हाथ लगाया, चेक किया, हाँ बुखार लग रहा है। उसने उसके चेक की बाजू, तो उसके बाजू पे रेड डॉट्स बने हुए थे, आंखें उसकी पीली हो रही थी। तो उसने पहले सिम्टम्स देखे, सिम्टम्स देखने के बाद उसने टेस्ट लिख दिया, जा भाई मरीजा ये सीबीसी का टेस्ट करवा के। अब वो सीबीसी का टेस्ट करवाने जाएगा तो तीसरे स्टेप पे क्या होगा? इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा। जब इस टेस्ट का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? या तो इस बंदे को डेंगू है या इस बंदे को डेंगू नहीं है। अगर इस बंदे को डेंगू हुआ तो क्या किया जाएगा? उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसे ही होता है, एक डॉक्टर से इलाज करवाने का जो प्रोसीजर होता है, ऐसे ही होता है ना। अगर सर डॉक्टर से इलाज कराने का प्रोसीजर ये है, तो इम्पेयरमेंट की बीमारी का इलाज करवाने का भी प्रोसीजर ये है। क्या? सबसे पहले आप देखते हो इंडिकेटर। नंबर 1 पे क्या देखते हो? जब आप इम्पेयरमेंट कर रहे होते हो, आप तलाश करते हो इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स अगर मिल जाएं तो फिर आप परफॉर्म करते हो इम्पेयरमेंट टेस्ट। इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद जो नतीजा आता है, आप फिर क्या करते हो? आप उसके रिजल्ट को इनकॉर्पोरेट करते हो, मतलब आप इम्पेयरमेंट की एंट्री पास करते हो। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो हमारे इम्पेयरमेंट के प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम वन बाय वन स्टेप्स देखते हैं। पहला देखते हैं इंडिकेटर। पहले हमने क्या देखनी है? इंडिकेटर। अलामात की हमने क्या करनी है? तशखीस करनी है कि क्या अलामात हैं भी कि नहीं। तो हमारे पास जो है 2 तरह के इंडिकेटर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल इंडिकेटर। अगर अगर आप रिपोर्टिंग डेट के ऊपर क्या कर रहे हो, अगर आप रिपोर्टिंग डेट के ऊपर मतलब ईयर एंड 31 दिसंबर 2022 को अगर आप इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले इंडिकेटर देखने पड़ेंगे इम्पेयरमेंट के, क्या वो इंडिकेटर्स इम्पेयरमेंट के मौजूद हैं या नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वो देखना पड़ेंगे। अब ये इंडिकेटर 2 तरह के हो सकते हैं, इट में भी इंटरनल इंडिकेटर और इट में भी एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल हो सकते हैं और एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल क्या हो सकते हैं? जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, उस फैक्ट्री के अंदर के तमाम मामलात थे वो। एक्सटर्नल क्या होंगे? कि फैक्ट्री के बाहर वाले मामलात हैं, इनकी वजह से क्या हो रहा है? इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करना है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे एसेट डैमेज हो जाए, आप एसेट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इसमें आ जाते हैं। अगर आपने अपना कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यू कर दिया या रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, वो इसमें आ जाता है। अगर एसेट की लाइफ में अचानक ही उसकी लाइफ में रिडक्शन हो गई है, पहले एक एसेट इंपोर्ट किया आपने, कहा जापानी एसेट है, मशीन लेके आए हैं, ये मशीन चलेगी 20 साल,
लेकिन अचानक आपको लगा पता कि भाई इसे 20 साल नहीं चलनी, ये तो बड़ी मुश्किल से चलेगी, जाकर 10 साल या 7 साल, अचानक उसकी यूजफुल लाइफ में रिडक्शन आ गया तो वो इसमें आ जाएगा। या इसके अलावा आपने एक्सपेक्टेशन डेवलप की थी, आपने बनाया था बजट कि आपका ये बजट है, आपके एसेट जो है इतनी प्रोडक्शन करेगा, आपने पूरी एक कैपेसिटी बजटेड बनाई हुई थी। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है थी वो उससे वर्स हो गई। आपने एस्टिमेट किया था ये मशीन जो है ये 1 साल में 50 यूनिट्स बनाएगी, सॉरी 500 यूनिट्स बनाएगी, 600 यूनिट्स बनाएगी। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई, साल का एंड निकला, तो लगा पता कि भाई इसने सिर्फ कितने यूनिट बनाए हैं, 50 यूनिट्स बनाए हैं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्स हुई है, इसका मतलब ना इसकी एफिशिएंसी वो नहीं है, तो क्या करनी पड़ेगी आपको, फिर इम्पेयरमेंट पास करनी पड़ेगी। ये इंडिकेटर्स हैं, ये अलामात हैं जो हमें बता रहे हैं कि इम्पेयरमेंट वगैरह हमारी इन्वॉल्व हो सकती है या इम्पेयरमेंट वगैरह हमारी इन्वॉल्व नहीं हो सकती। इसके अलावा एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अब देखो ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, ये इदारे के अंदर हो रहे हैं। एसेट्स को आग लगना इदारे के अंदर है, इंटरनल है। छत गिर गई, इंटरनल है। बारिश हो गई, इंटरनल है। सॉरी, बारिश हो गई, पानी आ गया, सारी की सारी फैक्ट्री थी वो हो गई फ्लडेड, खैर है, इंडिकेटर तो है। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होते हैं कि जो इदारे के कंट्रोल में नहीं है, इदारे के अपने हाथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या हो गया, वो उसको हिट कर दिया। क्या? एसेट्स की मार्केट वैल्यू में सडन डिक्रीज आ जाए, बैठे बिठाए वो जो एसेट्स था उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई, तबाह हो गई है। ये है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज हो जाए, मार्केट फैक्टर्स चेंज हो जाए, वो है। आपके जो डिस्काउंटिंग रेट्स हैं जिसके ऊपर आप एसेट्स को डिस्काउंट करवा रहे होते हो, अगर वो चेंज हो जाए, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उसकी वजह से आपका फर्क आएगा। या कंपनी की जो नेट एसेट्स हैं जो आपने लिखे हुए अपने बैलेंस शीट्स में वो कम हो जाए और कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा हो जाए, मतलब आपकी कंपनी जो है वो ओवर वैल्यू हुई है लेकिन आपके एसेट्स वो इतने नहीं है, तो ये सारे क्या होंगे, ये एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होंगे। और जब आपके इंडिकेटर्स एक्सटर्नल होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट की तरफ जाते हैं। तो इम्पेयरमेंट में हम जब भी जा रहे हैं, हम किसी भी एसेट्स की इम्पेयरमेंट करने जा रहे हैं, तो ये इंडिकेटर्स कोई ना कोई मौजूद होगा, कोई ना कोई इंडिकेटर मौजूद होगा जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे। आप कोई भी इवेंट का नाम लें, आप कोई भी इवेंट का नाम लें, मैं आपको बताता हूं कि वो इंडिकेटर है कि नहीं। देखें, आग लगना इदारे के कंट्रोल में नहीं है, पानी आना बारिश पानी इदारे के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बारिश से एसिड्स को बचाना, आग से एसिड्स को बचाना, क्या उस फैक्ट्री के कंट्रोल में है कि नहीं है? खुद बताओ। क्या प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशिंग का सामान रखना है कि नहीं था? क्या अगर बारिश हो रही है तो गटर वगैरह खुलवाना वो है था कि नहीं? तो वो आपने तो वही मुझे एक्सक्यूज दिया जो सिंध गवर्नमेंट कहती है कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है ज्यादा पानी आता है, मतलब आपने तो वही कहा। अगर हमने भी यही प्ली लेनी है तो फिर ऐसे बैठते थे सारे, कि नहीं? तो ये इंडिकेटर्स हैं हमारे। देखिए, हमें लग गया पता नहीं हमारे पास इम्पेयरमेंट के इंडिकेटर्स मौजूद हैं और कैसे हैं कैसे नहीं है, हमें लग गया पता। अब हमने क्या करना है, अब हमने इम्पेयरमेंट के टेस्ट परफॉर्म करना है। इम्पेयरमेंट टेस्ट जो परफॉर्म करेंगे वो कैसे किया जाएगा परफॉर्म, उसकी अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग में। नंबर 1, हम देखेंगे कैरिंग वैल्यू। जिस एसेट्स के ऊपर हम इम्पेयरमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम क्या देखेंगे, हम उसकी कैरिंग वैल्यू देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। दूसरा, हम उसको कंपेयर करेंगे उस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट के साथ। कैरिंग वैल्यू वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट, ये हमने क्या करना है, करना होता है। तो अब हमने ये टेस्ट परफॉर्म करना है, इम्पेयरमेंट टेस्ट। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, दो चीजें निकालते हैं। और जो रिकवरेबल अमाउंट होगी, रिकवरेबल अमाउंट में हम लेंगे दो वैल्यूज, दो चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और दूसरी होगी हमारे पास, अल्लाह भला करे, वैल्यू
इन यूज। इन दिनों को हमने कंपेयर करना है, जो इसमें से हायर होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बन जाएगी। अगर हम देखें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू डिस्पोज, इसमें क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि अगर मेरे पास एक एसेट है, अगर मैं इसको आज बेचना चाहूं, आज के दिन, टुडे, एज ऑफ नाउ, जिस दिन मैं इम्पेयरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं, अगर मैं इसको आज देखूं तो आज के दिन ये मुझे कितनी कीमत मिलेगी इसको मार्केट में वो, और इसको बेचने के ऊपर कितना मेरा खर्चा आएगा, कितनी मेरी कॉस्ट इनकर होगी, वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एक तो हमने ये कंपेयर करनी है। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो सकती है, आपको कोई लीगल कॉस्ट पे करनी पड़ जाती है, कोई टैक्सेस हो गए, या एसेट्स को स्क्रैप वाली कंडीशन में लाने के लिए खर्चा वगैरह पे करना पड़ सकता है आपका, या इसके अलावा डिसमेंटलिंग के चार्जेस पे करने पड़ जाते हैं, या अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप क्या करेंगे, एसेट्स को बेचेंगे, तो जिस बंदे को आपने एसेट बेचना है उस बंदे के वेयर हाउस में पहुंचाने का खर्चा आ सकता है। ये हमारी क्या हो सकती है, ये हमारी कॉस्ट टू सेल हो रही होती है, जो हमने डिटरमिन करनी होती है। IFRS 13, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डील करता है फेयर वैल्यू कैलकुलेशन से। अब वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए पेपर में हमें फेयर वैल्यू गिवन की जाएगी कि कोई एसेट जो है उसकी फेयर वैल्यू क्या है और कितनी है, वो क्या होगी, हमें हमेशा पेपर में गिवन होगी। लेकिन ये बड़ा आसान सा होगा, कर देगा कि ये एसेट है आपका, अगर आप इसको बेचना चाहें आज इतने का बिकेगा, और ये उसकी सेलिंग कॉस्ट है, इतनी आपकी कॉस्ट इनकर होगी उसको बेचने के ऊपर। तो ये क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। आपके पास एक एलिमेंट आ गया। दूसरा आप क्या करेंगे, दूसरा आप वैल्यू इन यूज निकालेंगे। वैल्यू इन यूज क्या होगा कि अगर आप उस एसेट को इस्तेमाल बेचते नहीं हो, जिसका आप इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो, आप उसको बेचते नहीं हो, तो कितने साल इस्तेमाल करोगे, उन साल इस्तेमाल करके फ्यूचर में वो आपको एक्सपेक्टेड कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे देगा। वो जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आपको फ्यूचर में जनरेट करके देगा, आप क्या करेंगे, उसको डिस्काउंट करेंगे। उसको डिस्काउंट करने के बाद क्या होगा, आपने बताना है कि ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये क्या है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो आपने क्या करनी है, डिटरमिन करके निकालनी होती है उसकी वैल्यू नहीं उसकी। अभी कैश फ्लो में हम क्या करते हैं, कैश फ्लो के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इन्वॉल्व करेंगे। मतलब हमने पता है कि अगर हम एसेट को इस्तेमाल करें, ईयर 1 में हमें ये कैश मिलेगा, ईयर 2 में ये मिलेगा, ईयर 3 में ये मिलेगा, ईयर 4 में ये, ईयर 5 में ये हमें फ्यूचर में इनके कैश फ्लो एक्सपेक्टेड होते हैं। हमने क्या करना है, हमने इनको पीवी पे लेके आना है, इनकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। हमें डिस्काउंट रेट गिवन होगा, वो डिस्काउंट रेट के ऊपर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, और हम इनकी पीवी निकाल लेंगे कि आज के दिन ये जो कैश फ्लोज जो है उनकी क्या वैल्यू बन रही होती है। तो इसमें जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो सारे के सारे हम ले रहे होते हैं जो इसमें है। अब वो कैश फ्लोज में क्या कुछ इंक्लूड होगा, अगर आप एसेट को इस्तेमाल करते हो उसके यूज से कितना पैसा आएगा वो, अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो और उसके इस्तेमाल करने के ऊपर कोई खर्चा वगैरह अगर हो रहा है नेसेसरी, वो लेस हो जाएगा। और अगर आप उसको एट द एंड बेच देते हो तो जो उसकी आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगी वो भी आपका कैश फ्लो होते हैं। कैश फ्लो में क्या इनको इन्वॉल्व नहीं होगा, जो टैक्स रिसीट्स होती हैं, टैक्स पेमेंट्स होती हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, लाइक इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, लोन लिया हुआ था उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। तो आप क्या करते हो, आपने इसको इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके पास कैरिंग वैल्यू भी आ गई, आपके पास रिकवरेबल अमाउंट भी आ गई। अब आप इस कैरिंग वैल्यू को इस रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करोगे। अगर कैरिंग वैल्यू है 1000 रुपया और रिकवरेबल अमाउंट है 700, तो इसका मतलब कितने से डिफरेंस आ रहा है, 300 का। इसका मतलब आपका 300 से जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा। आप 300 से एसेट्स की इम्पेयरमेंट चार्ज कर दोगे। जब इम्पेयरमेंट चार्ज करोगे तो इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या होगी, 300 का लॉस आया, 300 का लॉस डेबिट हो जाएगा,
और आपका एसेट जो हो जाएगा वो 300 से क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड एंट्री क्या होती है, हम ये करते हैं, हम इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करते हैं और जो चार्ज करते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस को, रिकमेंडेड एंट्री हम ये पास कर रहे होते हैं जब हमारे एसेट्स की पेमेंट हो जाती है। कल हम IAS 16 करेंगे। IAS 16 में जो एसेट्स की रीवैल्यूड एसेट्स की पेमेंट होती है उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा अगर इम्पेयरमेंट का रिवर्सल हो जाए, मतलब आपने इम्पेयरमेंट की लेकिन वो आपके इंडिकेटर से वो गलत साबित हुए, आपकी वैल्यू कम होने की बजाय क्या हो गई, बढ़ गई, तो रिवर्सल कैसे होगा वो भी हम कहाँ देखेंगे, वो भी हम IAS 16 में देख रहे होंगे कल। इसमें एक चीज याद रखना, जब हमारा एसेट इम्पेयर हो जाता है, इम्पेयर होने के बाद उसको हम जिस वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी होती है रिकवरेबल अमाउंट। तो फ्यूचर में फिर हम इस अमाउंट को क्या करते हैं, डेप्रिशिएट करते हैं उसकी रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ के ऊपर। अगर आपके एसेट्स की कैरिंग वैल्यू थी 1000, रिकवरेबल अमाउंट थी 700, तो अब आपने एसेट्स को इस 700 पे रिकॉर्ड करना है और ये 700 क्या हो रहा होगा, उसका फर्दर डेप्रिशिएट हो रहा होगा, इसको डेप्रिशिएट हम कर रहे होंगे। तो ये चीजें आपने क्या रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। अगर मैं इसकी पूरे चैप्टर की समरी की बात करूं तो ये जो 4 है वो समरी है। इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास, इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इम्पेयरमेंट होती क्या है कि अगर हमारी कैरिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो, तो वो हमारी इम्पेयरमेंट है। रिकवरेबल अमाउंट में हम क्या देखेंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या वैल्यू इन यूज, जो उसमें से हायर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट हो जाएगी। अगर हमारी इम्पेयरमेंट हो रही है तो इम्पेयरमेंट चार्ज करेंगे, जो हमारा एसेट होगा वो चला जाएगा रिटर्न ऑन वैल्यू के ऊपर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस वैल्यू के ऊपर उसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो ये क्या है, हमारी सारी की सारी इम्पेयरमेंट की बातें हैं। इम्पेयरमेंट हम इससे चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इम्पेयरमेंट का सवाल करने का आपको फॉर्मेट बताऊं, कभी भी इम्पेयरमेंट आ जाए, इम्पेयरमेंट का जो वर्किंग नोट आपने बनाना है ना, वो ये बनाना है। इस तरह से आपने क्या करना है, इम्पेयरमेंट का सवाल सॉल्व करना है। ये कुछ नेसेसरी एंट्रीज जो हैं या नेसेसरी वर्किंग्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी होगी इम्पेयरमेंट की। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे, आप इम्पेयरमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो फॉर्मूला होगा कैरिंग वैल्यू लेस रिकवरेबल अमाउंट। आप इसकी वर्किंग 1 की रेफरेंस दे दोगे, इसका वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दोगे। वर्किंग 1 आप बनाओगे, कैरिंग वैल्यू की, और वो कैसे होगी कि वो जो एसेट है आप उसकी कॉस्ट लोगे, क्या है, जितनी उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी, अगर नहीं गिवन तो निकालोगे, लेस करोगे तो आपके पास आ जाएगी उसकी कैरिंग वैल्यू। ये कैरिंग वैल्यू होगी उस रिपोर्टिंग डेट की जिसके ऊपर आप इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारी बात आएगी रिकवरेबल अमाउंट की। वर्किंग नंबर 2 होगी आपकी रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट आपने जब कैलकुलेट करनी है ना, इसमें आप एक रेफरेंस देंगे वर्किंग 2.1 का, और ये होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसमें होगी आपके पास फेयर वैल्यू एसेट की, जो भी कॉस्ट टू सेल होगी वो आप लेस करवाओगे, आपके पास क्या आ जाएगी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी। एक आपने ये करना है। ये करने के बाद दूसरी वर्किंग आप परफॉर्म करोगे, वर्किंग नंबर 2.2 के ऊपर, वो क्या होगी, आप निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर
कैश फ्लोस। आप फ्यूचर कैश फ्लो के क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे होगे। अब इसमें क्या करोगे, आप इसका टेबल मल्टीपल फॉर्म से बना सकते हो। आप यहाँ पे ले लोगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 जो गिवन होगा। यहाँ पे लेने हैं आपने नेट कैश फ्लो। यहाँ पे क्या लेने हैं आपने, नेट कैश फ्लो लेने हैं। नेट का मतलब क्या होगा, अगर कोई उस साल का इनफ्लो है उसमें से आउटफ्लो अगर आप कोई कर रहे हो वो लेस करवाने के बाद नेट अमाउंट आपने यहाँ पे लेनी है, आप वो यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिस्काउंट रेट, वो 10% होगा, 20%, जो भी आपको परसेंटेज गिवन की होगी, आप सारे फैक्टर्स यहाँ पे लिखोगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के पास आ जाएंगे, इनको यहाँ पे लिखोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू इन कैश फ्लो से क्या बनती है। तो ये पकड़ोगे कंपेयर करोगे, जो इसमें से हायर अमाउंट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कैरिंग वैल्यू आप लिख लोगे, यहाँ पे ये अमाउंट लिखोगे, तो जो इसका जवाब आएगा वो क्या होगा आपका इम्पेयरमेंट लॉस। और वो कब होगा, अगर ये ज्यादा हुई और ये कम हुई तब इम्पेयरमेंट लॉस है। अगर कैरिंग वैल्यू कम है और रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है फिर वो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो फिर रीवैल्यूएशन की बात चल जाएगी। तो इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे तस्वीर नजर आ रही है ये वर्किंग होती है, इससे ज्यादा डिटेल वर्किंग नहीं है। इसमें कैश जनरेटिंग यूनिट होता है, कैश जनरेटिंग यूनिट जो है आपका वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। दैट्स इट। तो यहाँ भी हमारी क्या होती है, IAS 36 वाइंड अप होता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको रेट गिवन किया जाएगा, आपको एग्जाम में टेबल भी गिवन किया जाएगा। तो बेहतर है आपने क्या करना है, आपने एग्जाम में उनसे टेबल मांग लेने। टेबल्स के ऊपर ना आपको डिस्काउंटेड वैल्यू गिवन की जाती हैं, आपको कोई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर वो आपको गिवन की जाती है, आपको कोई चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, तो वो एक्यूरेट होती हैं। उनसे कहना जब भी पेपर देने जाओगे उन्हें कहना कि आपको ना पीवी टेबल चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आपने बस फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है। ये कुछ सवाल, ये जो सवाल है ना इम्पेयरमेंट के, ये मेक श्योर करना कि इनको बिफोर एग्जाम सबको प्रैक्टिस करके जाओ। मेक श्योर करना कि बिफोर एग्जाम में सारे के सारे आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, बिकॉज इसमें जितने केसेस वगैरह इन्वॉल्व हैं किसी में केस इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये सवाल आप लोगों को मिल गए थे, ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। देखो, अगर आपको पीवी निकालने में मसला आ रहा है, हम इस सवाल की क्या करते हैं, हम इस सवाल की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकलेगी और कैसे निकलेगी, देखो सिंपल सी बात है। आप बनाओगे टेबल इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। कैसे निकालोगे आप, आपके पास आ रहे ईयर, ईयर 1, 2, 3, 4, 5। फिर मेरे पास आ रहे हैं कैश फ्लो। अब ईयर 1 में 50,000 आएगा आपको, ईयर 2 में आएगा आपको 70,000, ईयर 3 में आएगा आपके पास 60,000, ईयर 4 में आएगा आपके पास 80,000। टोटल लाइफ है 10 साल, रिमेनिंग लाइफ है 4 साल, हमें उसके अलावा कुछ नहीं बिका। हमारे पास डिस्काउंट रेट है 10%, यहाँ पे हम ले लेंगे डिस्काउंट रेट, वो है 10%। अब पेपर में आपको टेबल गिवन होता है, लेकिन आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, जो रेट गिवन हो, इसका होता है 1 + R-1। आप ये भी कर सकते हैं, मतलब 1.1 रेज़ टू पावर -1, 1.1 रेज़ टू पावर -2, 1.1 रेज़ टू पावर -3, 1.1 रेज़ टू पावर -4। आप ये भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 / 1 + R रेज़ टू पावर 1।
आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इन सबको सॉल्व करेंगे, आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। जिससे इसको सॉल्व करना क्या बनता है, 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 1.909 बनेगा, 0.909 ऐसे ही बनता है ना। और इसका बनेगा 0.826 और इसका बनेगा ये मुझे नहीं आता 0.75। अच्छा, ये फैक्टर्स को 3 डेसिमल्स में लिखा करो। अब इस 50,000 को पकड़ो, इस 0.909 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा, 45,000 नहीं, 45450 आ रहा है। राउंड ऑफ नहीं करना आपने। फिर 70,000 को पकड़ो, 0.826 से मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा, 57,820 के 50 820। फिर 60,000 को पकड़ो, इधर करना 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 3 क्या आता है जवाब, और 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 4 क्या जवाब आता है, 0.751 होता है। 60,000 इंटू 0.751 45079 और 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 4 0.683। 80,000 इंटू 0.683 54640 54640। अब इन सबको सम करोगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्या बनती है और क्या नहीं बनती। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, आप लोग अक्सर ना रेट वाले पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हो। अभी हमने लिखा हुआ था कि अगर डिस्काउंट रेट चेंज हो तो इम्पेयरमेंट इंडिकेटर होते हैं। अभी हमने बात की थी ना, डिस्काउंट रेट चेंज हो इंडिकेटर्स हमारे चेंज हो जाते हैं, और वो आप लोगों को समझ नहीं आती। ऐसे ही है, जरा इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कि डिस्काउंट रेट का रिलेशन जो है वो इनवर्स होता है। आपके पास एक कैश फ्लो है, वो है 1 लाख। आपके पास डिस्काउंट फैक्टर है 1.1 रेज़ टू पावर 1। एक डिस्काउंट फैक्टर है 1.15 रेज़ टू पावर 1। एक डिस्काउंट फैक्टर है 1.08 रेज़ टू पावर 1। जरा इनको सॉल्व करो, बताओ क्या जवाब आता है। 1.1 रेज़ टू पावर माइनस 1 ये होगा 0.909। 1.15 रेज़ टू पावर माइनस 1 करना, क्या जवाब आएगा, 0.896। अगर 1.08 रेज़ टू पावर माइनस 1 करना, क्या आएगा, 1.8926 0.926। 1 लाख इंटू 0.909 क्या आएगा, 69 लिखा हुआ है, क्या हो गया, 1 लाख इंटू 90,900। 1 लाख इंटू ये करना, ये बनेगा 86900। और 1 लाख इंटू ये क्या बनेगा, 926000। अब ये 3 वैल्यूज लिखी हैं, क्या आप लोगों को समझ आया क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। देखो, अगर डिस्काउंट रेट ये डिस्काउंट रेट पेपर में हमेशा गिवन होता है, ये याद रखना आपने, डिस्काउंट रेट गिवन होगा। अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है, आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और अगर डिस्काउंट रेट डिक्रीज हो रहा है, हमारी एनपीवी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देख लो, डिस्काउंट रेट अगर 10% से 15% पे गया तो वैल्यू गिर गई, ऐसे ही हुआ, वैल्यू गिरी कि नहीं गिरी। और अगर 15% से 8% पे चला गया तो वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। इवन 10 से भी अगर 8 पे गया तो हमारी
नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब हमारे डिस्काउंट रेट चेंज हो रहे होते हैं तो इन डिस्काउंट रेट्स की वजह से भी हमारे जो है वो इंडिकेटर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये रिलेशन आप लोगों ने नहीं भूलना कि डिस्काउंट रेट का नेट प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो रिलेशन बनता है वो कौन सा बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। तो ये है, ये एमसीक्यूज टाइप में सवाल आ सकता है, एमसीक्यूज आपसे छोटा मोटा पूछ ले। इस सवाल में उसने एसेट्स दिए नहीं, वरना हम कैरी वैल्यू निकाल लेते। अब क्लियर हो गया कैश फ्लोस निकालना आप लोगों को, कि कैश फ्लोस कैसे निकालने हैं। तो इसमें से कोई भी एक सवाल पकड़ के आप सॉल्व करना आप लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो ये है जी हमारी इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में कहानी।